हेलो एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर CSIR नेट जून 2024 के लिए PYQs कर रहे हैं जो कि हमारे लास्ट ईयर्स में आए हैं। तो आज हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के PYQ सॉल्व कर रहे हैं जो कि यूनिट 5 का पार्ट है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स ऑफ इनर सेल मास, जिसको ICM भी बोलते हैं, ICM ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ममेलियन एम्ब्रियो आर। तो यहाँ क्या बोला गया है, जो ICM होता है हमारी मेमिलियन एम्ब्रियो स्टेज में, वो किस टाइप का मतलब की पोटेंसी होती है या किस टाइप का होता है, कौन से सेल टाइप का होता है। तो ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ अगर हम देखें, सबसे पहले बनता है हमारे जाइगोट। हमारे एक डेवलपमेंट स्टेजेस आती है। सबसे पहले हमारे जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्या क्या होता है, एक होता है एग और एक होता है हमारे यहाँ पर स्पर्म। ये दोनों मिलकर के क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो जाइगोट होता है, एक हमारे जो जाइगोट बनता है, इसके अंदर पोटेंसी होती है कि ऑल ओवर सेल्स का ये फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि एक जाइगोट बनने के बाद ही पूरा ऑर्गेनिज्म जो है उसका फॉर्मेशन होता है, उसके हाथ पैर नाक जो भी उसका बनना होता है सब कुछ। इसके बाद जो पोटेंसी होती है वो होती है टोटीपोटेंट। पोटेंट सेल होती है। अब टोटीपोटेंट के बाद क्या, जस्ट हम थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आते ही यहाँ पर क्या होता है, जाइगोट से तो ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में क्या होता है, यहाँ पर हमारे सब कुछ बनता है एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। उन सेल्स को बोलते हैं ICM। और ये जो सेल्स होती है हमारी, किस टाइप का पोटेंसी ली हुई होती है, वो होती है हमारे प्यूरिपोटेंट। बनाती है ICM ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के अलावा ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म की सेल्स का फॉर्मेशन हमारे ICM करती है। अब ट्रोफोब्लास्ट से आगे जाकर के किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर प्लेसेंटा। सेंटा का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद है हमारे और रेस्ट्रिक्शंस आता जाता है, क्योंकि हमारी कोई एक सेल होती है, जैसे जैसे आगे के स्टेजेस में आती जाती है, उसका डिवाइड होना, उसके और जो फंक्शंस है वो रेस्ट्रिक्ट होते जाते हैं। तो यहाँ टोटीपोटेंट क्या ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती थी, प्यूरिपोटेंट क्या करती है, सब कुछ बनाती है, बट एक्सेप्ट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है ट्रोफोब्लास्ट के अलावा। अब आता है एडल्ट स्टेम सेल। इसको मल्टीपोटेंट सेल भी बोलते हैं। मल्टीपोटेंट सेल ये क्या करती है, ऑल ओवर सेल्स को ना बना करके कुछ सेल्स को ही, स्मॉल सबसेट सेल्स को ही ये बना पाती है। फिर है टिश्यू डिपेंडेंट स्टेम सेल्स। इसमें आ जाएगा हमारे यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट यानी किसी एक सेल को टिश्यू डिपेंडेंट स्टेम सेल बोला गया, मतलब कि किसी टिश्यू, जैसे हमारी स्किन के ऊपर जो प्रेजेंट टिश्यूज है, उसके ऊपर जो टिश्यूज प्रेजेंट है वो सिंगल किसी सेल का ही फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिपोटेंट। यहाँ टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट, जैसे जैसे ये स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, इनमें रेस्ट्रिक्शंस आता जाता है। इस तरह से हमारे यहाँ ICM के बारे में पूछा, इनर सेल मास, तो वो हो जाएगा हमारे प्लूरीपोटेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने सारा डिटेल में समझा दिया है कि कौन सा डेवलपमेंट किस टाइप का होगा। अब है ह्यूमन मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। अब यहाँ मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स के बारे में कुछ है। इस स्लाइड में मैंने बताया था एडल्ट स्टेम सेल्स या मल्टीपोटेंट सेल्स को बोलते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। लास्ट है मेसेनकाइमल। यहाँ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती है, इसके कुछ एग्जांपल है डॉटर हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, मेमोरी स्टेम सेल्स और मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स क्या है, इनसे क्या है, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट बनता है, तो इसमें बोन्स, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यूज जो है, इनका फॉर्मेशन हमारे मेसेनकाइमल स्टेम सेल से होता है, जो कि मल्टीपोटेंट टाइप की पोटेंसी ली हुई होती है। इस तरह से यहाँ हो जाएगा। अब मैंने आपको ये भी बताया था मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स किस टाइप की होती है। इसके अंदर क्या है, कुछ सेल्स को बनाने की ही कैपेसिटी होती है। मैं लिख देती हूँ, कुछ सबसेट ऑफ सेल्स ही बना पाता है। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया तभी मैंने ये बोला था। तो यहाँ है ओनली वन, तो ये यूनिपोटेंट हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन हमारा यूनिपोटेंट का। फ्यू टाइप्स ऑफ सेल्स, तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑल टाइप ऑफ सेल्स, तो ये भी नहीं। ऑल टाइप किसमें होता है, हमारे टोटीपोटेंट में होता है। डू नॉट डिफरेंशिएट, तो इस तरह से हमारे बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर reprogramming somatic cells of an adult mammal or टू स्टेम सेल्स कॉल्ड इंड्यूस, इसको बोलता है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आर
KLF4, SOX2, OCT4 एंड C MYC। दिस कॉर्ड, और ये जो जितने भी फैक्टर्स है, ये चारों जो प्रोटीन्स है या फैक्टर को हम बोल सकते हैं, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। और कहाँ तक आईसीएम बनेगा, आईसीएम की जो बाउंड्री है उसको सेट करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो जाएंगे। इन फैक्टर्स को क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इनको यामानाका फैक्टर भी बोलते हैं। मैं लिख देती हूँ, 3 या 4 होता है। तो ये सारे हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये यामानाका फैक्टर बोलते हैं। ये कहाँ एक्सप्रेस होता है, हाईली एक्सप्रेस होते हैं। ये वाले हमारी जो फैक्टर्स है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होती है उसमें हाईली एक्सप्रेस्ड होते हैं। और ये क्या करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट जो होती है कैन बी रिप्रोग्राम्ड होते हैं ये, और इंड्यूस पोटेंसी को हमारी स्टेम सेल के अंदर। अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ किस तरह से इंड्यूस करते हैं, सोमेटिक सेल्स होती है, सोमेटिक सेल लेते हैं हम माउस फाइब्रोब्लास्ट से। फिर यहाँ पर ये 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या फिर यामानाका जो फैक्टर्स है, ये यहाँ पर वर्क करते हैं। कौन कौन से ही लिखे हुए हैं, मैं एरो बना देती हूँ। OCT3/4, SOX2, NIF4 और C MYC। ये क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स को OSAM भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये इंड्यूस करते हैं, प्लुरिपोटेंसी को इंड्यूस करते हैं किसके अंदर, सोमेटिक सेल माउस की फाइब्रोब्लास्ट। समझ में आ रहा होगा आपको, सारी चीजें क्लियर है। इससे क्या होता है, ये फिर होता है इंड्यूस करने के बाद ये किस तरह से काम करता है, सिमिलर प्लुरिपोटेंट सेल। इस तरह से इसको इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल बोला गया है। इस तरह से ये सारे हमारे फंक्शन करते हैं। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने इसलिए ये चीज आपको समझा दी है इसी स्लाइड। देखो फिर से, ये देखो कुछ हमारे प्रोटीन्स हैं, फैक्टर जिनका यामानाका फैक्टर उनको बोला गया है, कैन बी यूज टू कन्वर्ट मैमेलियन सोमेटिक सेल्स इनटू इंड्यूस्ड। ये देखो इंड्यूस करता है प्लुरिपोटेंसी स्टेम सेल को। उन फैक्टर्स को क्या क्या बोला गया है, ये देखो ऐसे कैसे उठ के आया हुआ ये क्वेश्चन। ये वो क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन है इसमें, ये देखो, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट मैमेलियन डेवलपमेंट। मैमेलियन डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और इसके अंदर करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है हमें यहाँ बताना है। यहाँ क्या बोला गया है, जाइगोट इज ए टोटीपोटेंट स्टेम सेल। यहाँ जो जाइगोट है वो हमारे टोटीपोटेंट सेल होती है। टोटीपोटेंट स्टेम सेल नहीं बोला गया है, क्योंकि हमारे जो जाइगोट बनता है वो अपने पीछे से एक और जाइगोट को तो नहीं छोड़ता है। क्योंकि जो स्टेम सेल होती है नॉर्मली, अगर आपको पता हो तो, इसकी क्या कैपेसिटी होती है, ये खुद डिवाइड होती है और सेम अपनी ही जैसी एक कॉपी बनाती, सेल्फ इसकी इसके अंदर कैपेसिटी होती है। तो इस तरह से यहाँ क्या है, स्टेम सेल हम नहीं बोलेंगे जाइगोट को, ठीक है। यहाँ ओनली जो जाइगोट होता है टोटीपोटेंट सेल ही होता है। जो स्टेम वर्ड है ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कट गया। अब ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट होते हैं, ये ऑप्शन भी गया एंड ये भी गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सेल ऑफ इनर सेल मास आईसीएम, जो अभी मैंने आपको बताया था, इस सेट को प्लुरिपोटेंट, इसमें क्या है, प्लुरिपोटेंसी की कैपेसिटी पाई जाती, जो हमारा करेक्ट है। यहाँ हमारे बी कितने स्टेटमेंट में, बी एक में ही है, ये देखो ए हमारा रॉन्ग था। तो ए स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो हमारा कट हो गया, ऑप्शन मतलब। फिर बचा हुआ हमारा बी करेक्ट ही, हमको पता है बी करेक्ट होते ही हम करेक्ट आंसर पर हमारे में पहुंच गए कि हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन हमने अभी तक पढ़ा भी नहीं, ना डी पढ़ा, ओनली 2 स्टेटमेंट से ही हमारे करेक्ट आंसर पर पहुंच गए। अब हम देखते हैं द 3 रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। 3 नहीं, ये 4 होते हैं सबसे पहले तो। 3 या 4 जितने भी आप चाहो उतना ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3 दे रखा है, OCT4, NAG and SOX2 help the maintenance of pluripotency of the inner cell mass। ये चीज आपको पता है, ये इंड्यूस करता है प्लुरिपोटेंसी का इनर सेल मास के अंदर, तो वो चीजें हमारी सही होगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ क्या है, CDH2 जो है ये क्या है, अप रेगुलेट, ये अप रेगुलेट नहीं करता है, ये इनिबिट करता है हमारे OCT4, ठीक है। यहाँ इनिबिशन का साइन वर्क करता है, जबकि यहाँ पर क्या बता रखा है, अप रेगुलेट करता है। तो ये हमारे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से ये भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर जो बी है या सेकंड है वो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू रेस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक इंड्यूसिंग सिग्नल। यहाँ क्या है,
हमारे जो रेस्पॉन्ड देती है कोई भी सेल, उसको एबिलिटी होती है रेस्पॉन्ड करने की स्पेसिफिक इंड्यूसिंग सिग्नल। कोई भी सिग्नल आया हमारी सेल के पास, उसको हमारे जो सेल जो होती है वो उसके लिए रेस्पॉन्ड करती है, या सेल्स को रेस्पॉन्डर सेल भी बोलते हैं। ये कैपेसिटी या एबिलिटी जो है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस। इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसी वर्ड के ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है। कॉम्पिटेंट सेल होती है, इसके पास एबिलिटी होती है इंड्यूसर सेल के जो होती है उसके थ्रू जो सिग्नल्स मिलते हैं इंड्यूसिंग सिग्नल, उनको एबिलिटी होती है रेस्पॉन्ड करने की रेस्पॉन्डर सेल के पास, तो इस चीज को बोलते हैं कॉम्पिटेंट। और इसी टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हमारे आगे एक और क्वेश्चन आएगा, इंड्यूसर सेल्स कौन सी होती है, रेस्पॉन्डर सेल्स कौन सी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो वही एक क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। Induction is an inferencing process that depends on the position of a cell in the embryo. It is a process whereby one cell or group of cells can influence the developmental fate of another, and it is common strategy to control differentiation and pattern formation in development. Here are the following statement were made regarding induction in developing embryo. यहाँ क्या है, इंडक्शन बताया गया डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं वो हमें बताने हैं। यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट है, द इंडक्टिव सिग्नल कैन बी ए प्रोटीन secreted फ्रॉम द इंड्यूसिंग सेल्स, ठीक है। इंड्यूसिंग सेल जो होती है हमारी वो ही इंडक्टिव सिग्नल देती है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कौन सी सेल सिग्नल कौन देती है, इंड्यूसिंग सेल देती है। हमारे इंड्यूसिंग सेल जो होती है वो इंड्यूसिंग सिग्नल का मतलब देती है, इंडक्टिव सेल बोल सकते। सेल क्या है, इंड्यूसिंग सिग्नल देती है, और उसको रिसीव कौन करता है, हमारी इसको रिसीव करती है रेस्पॉन्डर सेल। और क्या करती है वो, इसके थ्रू रेस्पॉन्ड करती है रिसेप्टर, इसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारी कोई सेल है, सेल सरफेस है ये, इसके ऊपर कोई रिसेप्टर लगा हुआ है, तो ये रिसेप्टर वाली जो सेल है ये रेस्पॉन्डर सेल कहलाती है, रेस्पॉन्डर सेल। और इसके ऊपर जो सिग्नल आ रहा है वो है हमारा इंडक्टिव सिग्नल। इंडक्टिव सिग्नल के थ्रू हमारी क्या है, इंडक्टिव जो सेल है, इंड्यूसिंग जो सेल है, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख रहा, सेल और इंड्यूसिंग सिग्नल, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके थ्रू ये रेस्पॉन्ड करती है, और यहाँ पर ये रेस्पॉन्डर सेल रेस्पॉन्स दिखाती है किसको क्या करना है। तो आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बोल देती हूँ क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा गलत बोल चुकी थी। यहाँ इंडक्टिव सिग्नल जो है इंड्यूसिंग सेल्स के थ्रू दिए जाते हैं, इंडक्टिव जो सिग्नल है वो इंड्यूसिंग सेल्स के थ्रू दिए जाते हैं। यहाँ सिग्नल आया सेल, अब करेक्ट हो गया होगा, है ना, ठीक है। दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर इन ए रेस्पॉन्डिंग सेल, ये स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ए हमारे करेक्ट है तो दो स्टेटमेंट हमारे ऐसे ही ऑटोमेटिकली कट गए। अब दोनों स्टेटमेंट हमारे कट गए तो हमारे ऑप्शन भी हमको पढ़ने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो रिमेनिंग बचे हुए दो स्टेटमेंट है इनमें बी ऑप्शन कहीं भी दिया हुआ नहीं है। अब है या रेस्पॉन्ड टू इंडक्टिव सिग्नल डिपेंड ऑन कॉम्पिटेंस, ठीक है, ऑफ द इंड्यूसिंग सेल। इंड्यूसिंग सेल नहीं होती है यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो सेल होती है वो होती है रेस्पॉन्डिंग सेल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो जाएगा। फिर है इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन occurs when the responding cell is already committed to certain rate। यहाँ क्या है, इंडक्टिव सिग्नल वाली जो इंड्यूसिंग वाली जो सेल होती है ये क्या है, ऑलरेडी कमिटेड नहीं होती है। ऑलरेडी कमिटेड जो सेल होती है वो हमारी होती है परमिसिव सेल होती है, जबकि यहाँ इंडक्शन वाली सेल को बता रखा है, यहाँ हो जाएगी हमारी परमिसिव। अच्छा, दो टाइप के इंडक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्टिव होता है, एक परमिसिव होता है। इंस्ट्रक्शन को क्या होता है, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको आगे जाकर के एपिडर्मिस बनानी है कि एंडोडर्मिस बनानी है, तो डर्मिस बनानी है, तो वो हम देते हैं। लेकिन यहाँ परमिसिव सेल में क्या होता है, वो ऑलरेडी कमिटेड होती है, लेकिन हमें उसे रेस्पॉन्ड दिखाना होता है कि यस आपका टाइम आ गया, जिस चीज के लिए आप ऑलरेडी हो मतलब तैयार हो वो चीज आप बनाना स्टार्ट कर दो, उसको बोलता है परमिसिव। उसको ओनली परमिशन चाहिए होती है, हाँ या ना की, ठीक है। यहाँ इंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, इस तरह से हमारा सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सी भी रॉन्ग हो गया तो ये ऑप्शन भी हमारा गया। अब हमें अगर ये वाला स्टेटमेंट नहीं भी आता था तो भी हम हमारे आंसर पर पहुंच चुके हैं, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया है। अब यहाँ है
Lateral inhibition is an induction that result in differentiation of individual cells in a regularly spaced pattern. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से ही मिल रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। वैसे मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रही हूँ कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। इन ए ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट, ये ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट हमारा द एरिया ऑफ प्रिजम्पटिव एंड एक्टोडर्म, भाई 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, फ्रॉम एन अर्ली frog granulation was transplanted to a region of a newt gastrula। न्यूट gastrula एक जो सालमेंडर होती है हमारी, उसका जो न्यूट उसको ही बोलते हैं जब वो ग्रेस्टुलेशन स्टेज में होती है, distinct to become part of mouth। The resulting salamander larva has frog-like mouth। यहाँ क्या बोला गया है, जो एक्सपेरिमेंट होता है, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट लिख रही हूँ, एक बार मैं आपको, आप लैंग्वेज से भी समझ सकते हो। अर्ली फ्रॉग रेस्टोरेशन का ट्रांसप्लांट किया है न्यू न्यूट में, तो उसका जो पार्ट है वो माउथ के जैसा बना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे क्या है, सालमेंडर लार्वा जो है हेड फ्रॉग लाइक उसका माउथ बना है, इंस्टेड ऑफ balancers as observed during development of wild type newt embryo is example of। ये होता है हमारे जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंट्रैक्शंस, क्या है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जीन लेवल पर प्रोसेस कंट्रोल हो रही है। अब एक्टोडर्म में हम अगर कोई टुकड़ा किसी न्यूट का डाला है हमने, तो यहाँ क्या है, जो न्यूट जिस चीज के लिए डिफाइन हुई थी, जैसे कि यहाँ न्यूट माउथ का पार्ट बनाएगी, अब यहाँ पर भी जाकर के वो क्या है, माउथ ही बनाएगी, जबकि हमने इस चीज को फ्रॉग के अंदर ट्रांसप्लांट किया है, लेकिन फ्रॉग का जो मुंह है वो हमारे न्यूट के जैसा बनेगा, ठीक है। न्यूट के जैसा इसका माउथ बनेगा, बाकी बॉडी जो है हमारी फ्रॉग की जैसी हो जाएगी। इसको बोलते हैं काइमेरा टाइप का एक्सपेरिमेंट्स, इसको बोलते हैं। एक बार मैं एक्सपेरिमेंट को लिख देती हूँ। अब फ्रॉग है तो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हम न्यूट लार्वा रेस्टोला, ठीक है। तो ये है हमारे, ये डोनर है और ये है होस्ट। ओवरऑल अब क्या हो रहा है इसमें रिजल्ट के थ्रू, यहाँ अगर हम देखें, यहाँ क्या है, न्यूट की बॉडी है पूरी, लेकिन उसके अंदर क्या है, फ्रॉग टैडपोल की जैसे क्या इसके अंदर सकर्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट ये था। अब हमने इसको उल्टा करके देखा, न्यूट लिया हमने, फिर इसको डाला, ट्रांसप्लांट किया हमने फ्रॉग में, तो ये था हमारी डोनर। यहाँ पर हमें रिजल्टिंग क्या मिला का, तो क्या था हमारी टैडपोल था, न्यूट के जैसे क्या थे इसके अंदर, बैलेंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या एक्सपेरिमेंट था। यहाँ क्या है, कंडीशन डिपेंड करती है कि डोनर कौन है और होस्ट कौन है हमारे। यहाँ क्या है, हमने फ्रॉग जो था वो डोनर था और किसके अंदर डाला, न्यूट के अंदर। तो यहाँ क्या है, न्यूट के साथ जो है, न्यूट उसके अंदर जो फ्रॉग का क्या है, टैडपोल की जैसे शकर्स उसके अंदर प्रेजेंट थी, लेकिन जहां हमने डोनर लिया न्यूट और होस्ट लिया हमने फ्रॉग, तो यहाँ क्या है, फ्रॉग टैडपोल तो रहेगा, लेकिन न्यूट के यहाँ पर क्या आएंगे, बैलेंसर। तो इस टाइप का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो होता है जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंट्रैक्शन, इसका आंसर हो जाएगा। रीजनल में क्या है, उस रीजन के लिए वो स्पेसिफिक हो। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनके सारे कंसेप्ट्स भी मैंने आपको समझाए हैं, तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।